आज मैं आपसे राजस्थान करंट जीके पर चर्चा करने जा रहा हूं और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं लगभग में राजस्थान का करंट जीके विशेष रूप से पूछा जाता है। तो आज हम राजस्थान करंट जीके का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या चर्चा होने वाली है? राजस्थान करंट जीके, राजस्थान करंट जीके समसामयिकी ज्ञान का कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं? भाग 1 पर चर्चा आज होने जा रही है। राजस्थान करंट जीके पढ़ने से पहले आपके जहन में होना चाहिए कि राजस्थान की वे समसामयिकी घटनाएं जो पिछले 2-3 सालों में घटित हुई हैं, 1-2 महीने 6 महीने की घटनाएं न पूछकर 2-2.5 साल की करंट जीके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित युद्धाभ्यास, चर्चित समारोह, चर्चित योजनाएं, चर्चित खेलकूद, चर्चित पुरस्कार, बजट, बहुत प्रमुख आंकड़े और इस प्रकार मिलकर आपका करंट जीके बनता है। राजस्थान करंट जीके में ये सारे कंटेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने आज इसकी झलकियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे आपको करंट जीके पढ़ने का तरीका भी समझ में आएगा कि करंट जीके को पढ़ते कैसे हैं। और ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो पिछले 2-2.5 साल में हमारे राजस्थान में घटित हुई हैं। तो आइए सबसे पहले जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रथम राज्य खेल। जब कोई चीज पहली बार घटित होती है तो प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। हमारे राजस्थान के प्रथम राज्य खेल पर ये पहली बार ये खेल आयोजित हुए और इन खेलों का आयोजन कब किया गया? ये खेल 2 से 6 जनवरी 2020 को आयोजित हुए। इन खेलों का आयोजन 2 से 6 जनवरी 2020 को किया गया। इन खेलों का उद्घाटन उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। और मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत साहब हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और इसका उद्घाटन कहां किया गया? यह उद्घाटन 2 जनवरी को हुआ और मुख्यमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन कहां किया? जयपुर में एक स्टेडियम है, SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहां पर है? जयपुर में है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी आयोजित किए जाते हैं। हमारे जयपुर में एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है जिसका नाम सवाई मानसिंह स्टेडियम है। यह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन समारोह हमारे गहलोत साहब ने किया। इन खेलों में 33 जिलों के, कितने जिलों के? सभी 33 जिलों के 8000 खिलाड़ियों ने, 33 जिलों के 8000 खिलाड़ियों ने कितने खेलों में भाग लिया? 18 खेलों में भाग लिया। अतः यह चर्चा में आया। क्योंकि सभी 33 जिलों के 8000 खिलाड़ियों ने कितनी खेल में? 18 खेल प्रतिस्पर्धाओं में इनमें भाग लिया गया। अब ध्यान से सुनना, परीक्षा की दृष्टि से अगली इंपॉर्टेंट है। इन खेलों में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो तीसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा? पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा जयपुर, पहले स्थान पर रहा जयपुर। दूसरे स्थान पर रहा जोधपुर, दूसरे स्थान पर रहा जोधपुर। और तीसरे स्थान पर रहा सीकर जिला। पहला स्थान जयपुर जिले का रहा, दूसरा स्थान जोधपुर जिले का रहा और तीसरा स्थान सीकर जिले का रहा। अब जयपुर को कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक मिले? 3 प्रकार के पदक होते हैं। पहला स्वर्ण होता है, दूसरा रजत होता है, तीसरा कांस्य पदक होता है। तो जयपुर को तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक
3 प्रकार के पदक होते हैं। जयपुर को 55 स्वर्ण पदक मिले, 48 रजत पदक मिले, 28 कांस्य पदक मिले। अतः परीक्षा में पूछ सकते हैं सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले को मिले? जयपुर को मिले। कितने मिले? 55 स्वर्ण पदक मिले। जोधपुर को कितने स्वर्ण पदक मिले? 10 स्वर्ण मिले, 17 रजत मिले और 19 कांस्य पदक मिले। तो तीसरे स्थान पर सीकर को 10 स्वर्ण मिले, 14 रजत मिले और 14 कांस्य पदक मिले। टोटल पदकों की संख्या भी पूछ ली जा सकती है कि जयपुर जिले को कितने कुल पदक मिले, जोधपुर जिले को कुल कितने पदक मिले, सीकर जिले को कुल कितने पदक मिले। अतः आपको इनकी टोटलिंग भी आनी चाहिए। जब ये याद है तो टोटल करने में कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो आपके सामने से पहला एक कंटेंट गुजरा जिसका नाम था प्रथम राज्य खेल। पहली बार ये खेल आयोजित हुए। कब आयोजित हुए? 2 से 6 जनवरी 2020 को आयोजित हुए। इनका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पर किया। इन खेलों में 33 जिलों के 8000 खिलाड़ियों ने 18 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। इन खेलों में पहले नंबर पर पहला स्थान जयपुर जिले का रहा, दूसरा स्थान जोधपुर जिले का रहा, तीसरा स्थान सीकर जिले का रहा। जयपुर को 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य मिले, तो जोधपुर को 10 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक मिले। तो सीकर जिले को 10 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक मिले। ये हमारे प्रथम राज्य खेल थे। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे कंटेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। और दूसरा कंटेंट क्या है? दूसरा है बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार। हमारे राजस्थान में एक अवार्ड है तो ये नेशनल लेवल का अवार्ड, लेकिन राजस्थान से संबंधित है। आप जानते हैं कि बिहारी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। राजस्थान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम कृष्ण कुमार बिड़ला था, जो पिलानी झुंझुनू के रहने वाले थे। उन्होंने के बिड़ला संस्था की स्थापना की थी। अतः के बिड़ला फाउंडेशन कई सारे पुरस्कार प्रदान करती है। बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और भी कई अवार्ड देती है। के बिड़ला ने क्या कहा कि मैं एक राजस्थानी हूं, अतः मैं कई सारे पुरस्कार मेरी संस्था प्रदान करती है, लेकिन मैं एक पुरस्कार केवल राजस्थान के साहित्यकारों को ही दूंगा और उस पुरस्कार का नाम है बिहारी पुरस्कार। यह पुरस्कार केवल राजस्थान के साहित्यकारों को, केवल राजस्थान के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। अतः के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह केवल राजस्थान के साहित्यकारों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यह साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में राशि कितनी प्रदान की जाती है? 2.50 2.5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। और यह पुरस्कार शुरू कब किया गया था? यह पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया और सबसे पहला पुरस्कार डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिया गया। डॉक्टर जयसिंह नीरज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए दिया गया? उनकी कृति का नाम है ढाणी का आदमी। अतः किताब भी इंपॉर्टेंट है कि किस पुस्तक के लिए दिया गया। डॉक्टर जयसिंह नीरज साहब को उनकी कृति ढाणी का आदमी के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 साल में हिंदी और राजस्थान के जो राजस्थानी भाषा है उसमें जो साहित्यिक कृति लिखी गई है उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
केवल और केवल राजस्थान के साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 का यह पुरस्कार किसको दिया गया? 2018 का यह पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? उनकी किताब का क्या नाम है? उनकी कृति का नाम है स्वप्नपाश। किताब एग्जाम में पूछ सकती हैं, अतः किताब का नाम आपको याद होना चाहिए। उनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया? 2019 का यह पुरस्कार आईदान सिंह भट्टी को, 2019 का यह पुरस्कार आईदान सिंह भट्टी को, और किताब का क्या नाम है? किस किताब के लिए देने की घोषणा की गई है? उनकी किताब का नाम है आंख हियेरा हरियल सपना। आंख हियेरा हरियल सपना किस किताब के लिए यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंख हियेरा हरियल सपना आईदान सिंह भाटी को वर्ष 2019 का यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगर मैं बात बिहारी पे करूं, बिहारी बहुत प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल और बहुत फेमस कवि थे, बिहारी लाल के नाम से जाने जाते थे। और कवि बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे, ये दरबारी कवि थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और इनकी कृति का क्या नाम था? इनकी कृति का नाम था सतसई। इनकी कृति का नाम था सतसई। और इस सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 713 दोहे हैं। एक दोहा लिखने पर एक सोने की असरफी मिर्जा राजा जयसिंह कवि बिहारी को प्रदान करते थे। अतः कवि बिहारी लाल के नाम पर अवार्ड शुरू किया गया बिहारी पुरस्कार। तो आपने देखा कि क्या क्या बिहारी पुरस्कार पर क्वेश्चन बने। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा केवल राजस्थान के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सबसे पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार वर्ष 1991 हेतु डॉक्टर जयसिंह नीरज को उनकी कृति ढाणी का आदमी के लिए दिया गया। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी कृति स्वप्नपाश के लिए दिया गया। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार आईदान सिंह भाटी को उनकी कृति आंख हियेरा हरियल सपना हेतु प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार कवि बिहारी लाल को डेडिकेट है, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति का नाम सतसई था, जिसमें दोहों की संख्या कितनी है? 713 दोहे हैं। तो बिहारी पुरस्कार से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप चर्चा कर रहे हैं। 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन से नंबर का फेस्टिवल? 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न में है। आप जानते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, पूरे विश्व में इसका नाम है। यह विश्व के 5 प्रमुख साहित्य सम्मेलनों में शामिल है। विश्व के 5 प्रमुख साहित्य सम्मेलनों में शामिल है। यह एशिया का नंबर 1 साहित्य सम्मेलन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का नंबर 1 साहित्य सम्मेलन है। और यह अब की बार कौन से नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था?
13वें नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था जो कि आयोजित हुआ। तारीख पूछ लेते हैं, 23 से 27 जनवरी। एग्जाम में तारीख पूछ लेते हैं कब आयोजित हुआ था। 23 से 27 जनवरी 2020 को कहां पर आयोजित हुआ था? जयपुर के डिगी पैलेस में आयोजित हुआ। जयपुर के डिगी पैलेस में आयोजित हुआ। जयपुर में महाराजा कॉलेज है, उसके गोखले छात्रावास के सामने वाली गली में डिगी पैलेस है, वहां पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यह 13वें नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब ने किया और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, ध्यान दीजिएगा। और इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक किताब का लोकार्पण किया। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पुस्तक, आपने नाम सुना होगा, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? बातारी फुलवारी के लेखक हैं विजयदान दिथा। विजयदान दिथा की बहुत फेमस किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। किताब का नाम है बातारी फुलवारी। इस बातारी फुलवारी का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। बातारी फुलवारी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? यह किया है विशेष कोठारी ने। किसने किया है? विशेष कोठारी ने। विशेष कोठारी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है और इस अंग्रेजी अनुवाद का क्या नाम है? टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़, यह अंग्रेजी अनुवाद है। किसका? बातारी फुलवारी का। किसने किया है? विशेष कोठारी ने किया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पुस्तक का लोकार्पण उद्घाटन समारोह में किया, अतः लोकार्पण किया गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे नजर डालिएगा। ये जो हमारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था, इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम है द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इस बार किसे दिया गया? बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता गीतकार दीपक रमोला को दिया गया। किसे दिया गया? दीपक रमोला को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड हर साल प्रदान किया जाता है और अब की बार जब ये 2020 में यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हुआ तो उसमें यह पुरस्कार अभिनेता व गीतकार दीपक रमोला को प्रदान किया गया। अब जयपुर को एक नाम दे दिया गया है। जयपुर को बहुत सारे नामों से तो जाना ही जाता है, अब जयपुर को साहित्य नगरी या लिटरेचर सिटी के नाम से भी, अब जयपुर को साहित्य नगरी या लिटरेचर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे सवाल हमारे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर बन रहे थे। यह कौन से नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था? 13वें नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था। यह विश्व के 5 प्रमुख साहित्य सम्मेलनों में शामिल है तथा एशिया का नंबर 1 साहित्य सम्मेलन है। 23 से 27 जनवरी 2020 को जयपुर के डिगी पैलेस में आयोजित किया गया।
इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और उद्घाटन समारोह में एक विजयदान देथा की पुस्तक बातारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद, जो कि किसने किया है, विशेष कोठारी ने किया है, जिस अंग्रेजी अनुवाद का नाम है टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था, इसमें एक अवार्ड प्रदान किया गया, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। वह अभिनेता व गीतकार किसको दिया गया, दीपक रमोला को दिया गया। अब जयपुर को एक नाम से जाना जाने लगा है। अब जयपुर का एक नाम लिटरेचर सिटी या साहित्य नगरी भी हो गया है। तो आपने देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ले चलूं, अगले कंटेंट की तरफ ले चलूं। एक निरोगी राजस्थान अभियान है, निरोगी राजस्थान अभियान। अब आप इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान कब से शुरू किया गया? ऐसे प्रश्न पर दो तीन बातें रहती हैं। तिथि पूछते हैं, उसका उद्देश्य पूछते हैं, या उससे कोई रिलेटेड कोई बड़ी बात हो तो परीक्षा में पूछी जाती है। निरोगी राजस्थान अभियान को शुरू किया गया है 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इस अभियान का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। निरोगी राजस्थान अभियान, अब ध्यान से सुनना, अच्छा प्रश्न है। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ध्यान रखना। इस अभियान का उद्देश्य है, जो हमारी प्रदेश की जनता है उस जनता को स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी प्रदेश की जनता है उस जनता को स्वास्थ्य संबंधित लाभ दिलाकर लोगों को निरोगी रखना। अगर आप कहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या लाभ दिलाकर। इस निरोगी राजस्थान का उद्देश्य है प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या लाभ दिलाकर लोगों को निरोगी, कैसे भी उनको बताया जाए, उनको सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि वो कैसे भी करके निरोगी रहें। क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होती है, तो निरोगी काया सबसे बेस्ट माया। अतः निरोग रहकर निरोगी रहें, कैसे भी निरोगी रहें, यही इसका उद्देश्य है। 21 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा 21 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम चलता है, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश भी इस अभियान को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अतः इस अभियान को अब हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा रहा है। अब ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर को अब राजस्थान में 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष
निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में, निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अतः निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में कितनी तारीख को मनाया जाएगा? 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा भी की गई है। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट अभियान था। निरोगी राजस्थान अभियान कब से शुरू किया गया है? 18 दिसंबर 2019 से जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या लाभ दिलाकर लोगों को निरोगी रखना इसका उद्देश्य है। और 21 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की निर्देश दे दिए हैं। और अब राजस्थान में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा कर दी गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट योजना थी, एक अभियान था जो आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं राजस्थान का पर्यटन लोगो, राजस्थान का पर्यटन लोगो। और जैसे ही हमारे यहाँ चुनाव हुए, सरकार बदली, तो पर्यटन के लोगों को भी बदल दिया गया है। राजस्थान पर्यटन का नया लोगो क्या है? 29 जनवरी 2019 को 29 जनवरी 2019 को राजस्थान पर्यटन का लोगो बदल दिया गया है और इसका लोगो कर दिया गया है पधारो म्हारे देश। राजस्थान पर्यटन का यह लोगो पहले भी रह चुका है और इस लोगो में क्या दिखाया गया है? शाम का समय है, एक आदमी ऊंट लेकर जा रहा है, अतः राजस्थान की फील आती है इस लोगो के अंदर। अतः पधारो म्हारा देश 29 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन का पुनः लोगो बना दिया गया है। अगर लोगो की बात करें तो 1978 में राजस्थान पर्यटन का पहला लोगो था ढोला मारू, जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा को प्रदर्शित किया गया है। अतः राजस्थान पर्यटन का पहला लोगो क्या था? ढोला मारू 1978 में। दूसरा लोगो 1993 में बनाया गया जिसका नाम था पधारो म्हारे देश। और पहले भी ये लोगो था और अब दोबारा यह लोगो बना दिया गया है जिसमें शाम के समय एक व्यक्ति को ऊंट ले जाते हुए दिखाया गया है। उसके पश्चात 1978 में पहला, 1993 में दूसरा, 2008 में हमारा लोगो बनाया गया अतुल्य या कलरफुल राजस्थान, अतुल्य या कलरफुल राजस्थान। और इस लोगो में क्या दिखाया गया है? उगते हुए सूर्य को दिखाया गया है, एक राइजिंग सन को दिखाया गया है। 2008 के बाद में बनाया गया 2016 में जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। और यह लोगो काफी चर्चा में रहा। जाने क्या दिख जाए 2016 में बना, जिसमें दो ऊंट एक दूसरे की पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर दो चिड़ियाएं उड़ रही हैं। अतः 2016 में ये था और अब पुनः 29 जनवरी 2019 को पधारो म्हारे देश को राजस्थान पर्यटन का लोगो बना दिया गया है, जो कि अब वापस बन गया है। तो आज तक राजस्थान पर्यटन के ये लोगो रहे हैं। 29 जनवरी 2019 को पधारो म्हारा देश बना है। पहला लोगो 1978 में ढोला मारू था, 1993 में पधारो म्हारा देश था, 2008 में अतुल्य या कलरफुल राजस्थान था, तो 2016 में जाने क्या दिख जाए यह राजस्थान पर्यटन का लोगो बनाया गया था और अब बना है वापस पधारो म्हारा देश। और व्यक्ति का नाम है सुंदर गुर्जर। किस पर चर्चा होने जा रही है? एक व्यक्ति हैं राजस्थान के, एक खिलाड़ी है राजस्थान के, जिस खिलाड़ी का नाम क्या है? सुंदर गुर्जर। सुंदर गुर्जर कहाँ के रहने वाले हैं? सुंदर गुर्जर करौली के रहने वाले हैं। ये मूलतः करौली के रहने वाले हैं। और सुंदर गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? ये पैरा एथलीट हैं,
पैरा एथलीट यानी विकलांग खिलाड़ी हैं या दिव्यांग खिलाड़ी हैं। आप इन्हें विकलांग भी बोल सकती हैं या दिव्यांग भी बोल सकते हैं। तो विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ियों को पैरा एथलीट, पैरा जिनके आगे लग जाए वो विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं। सुंदर गुर्जर का पैरा एथलीट में किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? जैवलिन थ्रो को हिंदी में कहते हैं भाला फेंक। अतः ये जैवलिन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और उसकी किस स्पर्धा से संबंधित है? आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पर्धा पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अतः भाला फेंक की कौन सी स्पर्धा से संबंधित है? F46 स्पर्धा से संबंधित है। तो सुंदर गुर्जर क्यों सुर्खियों में है? इन पर क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं? क्या कारण है? तो सुंदर गुर्जर पर एक क्वेश्चन बनता है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार भारत में खिलाड़ियों को दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। और सुंदर गुर्जर को अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, जिसके कारण ये सुर्खियों में आए। राजस्थान के एक ही खिलाड़ी को 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला और वो कोई और नहीं, हमारे सुंदर गुर्जर हैं, जिसके कारण ये सुर्खियों में रहे। वर्ष 2018 में इन्होंने 68.42 मीटर भाला फेंक कर 68.42 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड सुंदर गुर्जर के नाम है। 68.42 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके कारण भी ये चर्चा में रह चुके हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है, इंटरनेशनल, भारत के पहले विकलांग खिलाड़ी हैं, पहले विकलांग खिलाड़ी हैं। ऐसा क्या कर दिया सुंदर गुर्जर ने? भारत के पहले विकलांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल ले लीजिए, कोई भी लेवल जो इंटरनेशनल लेवल हो, उसमें 3 स्वर्ण पदक, 3 गोल्ड मेडल, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ऐसा आज तक भारत में कोई भी विकलांग खिलाड़ी नहीं कर पाया है। वो करके दिखाया है हमारे राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने, जिसके कारण ये सुर्खियों में है कि भारत के पहले विकलांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो में, एक जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, एक स्वर्ण पदक। ये तीनों स्वर्ण पदक कैसे जीते हैं उसका ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक स्वर्ण पदक इन्होंने जैवलिन थ्रो में और एक स्वर्ण पदक इन्होंने डिस्कस थ्रो, जिसे चक्का फेंक कहते हैं, एक स्वर्ण पदक डिस्कस थ्रो में और एक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता शॉर्ट पुट, जो कि गोला फेंक होता है, शॉर्ट पुट में। इस प्रकार 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और ऐसा करने वाले ये इंडिया के पहले विकलांग खिलाड़ी हैं। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न सुंदर गुर्जर पर बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले व्यक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और वो कौन है? इन्हें तो पूरे दुनिया में जाना जाने लगा है। ये कोई और नहीं, राजस्थान की रूमा देवी हैं। रूमा देवी को अब कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं हमारे राजस्थान की रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ की रहने वाली हैं? रूमा देवी बाड़मेर की रहने वाली हैं और किस क्षेत्र से संबंधित है? हस्तशिल्प, प्रसिद्ध हस्तशिल्पी हैं, हस्तकला से संबंधित हैं, प्रसिद्ध हस्तशिल्पी हैं। कौन? रूमा देवी। और रूमा देवी के एनजीओ का क्या नाम है? आजकल एनजीओ के नाम परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। एनजीओ एक सामाजिक संस्था होती है, जिसके तो हमारी रूमा देवी का संबंध किस सामाजिक संस्था से है? ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्षा हैं। उसके अध्यक्ष कौन हैं? कोई और नहीं, रूमा देवी हैं। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्षा हैं। और ये क्यों सुर्खियों में आई हैं? 20,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने में 20,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, जिसके कारण हमारी रूमा देवी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो रूमा देवी 2019-20 में क्यों सुर्खियों में रही हैं? आइए उन पर कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 8 मार्च 2019 को हमारी राजस्थान की रूमा देवी को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें नारी शक्ति सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया, जिसके कारण ये सुर्खियों में रही। और क्या क्वेश्चन इन पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इन्हें 7 जनवरी 2020 को सामाजिक कार्यों हेतु इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? जानकी देवी बजाज पुरस्कार। जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किसे किया गया है? वो कोई और नहीं, हमारी राजस्थान की रूमा देवी हैं। तो इन्हें जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये चर्चा में आई जब 16 फरवरी 2020 को अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई हैं। तो ये चर्चा में आई। एक और प्रश्न इन पर बन रहा है, 8 मार्च 2020 को इन्हें राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, जिसके कारण हमारी रूमा देवी सुर्खियों में हैं। तो इतनी पॉपुलर रही हैं 2019 और 2020 में, जिसके कारण आप इन पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। और अगला प्रश्न बड़ा अलग प्रकार का है। ये प्रश्न है कोरोना की फड़। अब कौन नहीं जानता कोरोना बीमारी को? पूरा विश्व इस बीमारी से आहत है। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि कोरोना किस प्रकार की एक महामारी है। और उस कोरोना की महामारी पर हमारे राजस्थान में फड़ बनाई गई है। फड़ कपड़े पर बनाई जाती है, विभिन्न रंगों, लाल रंग से बनाई जाती है सफेद कपड़े पर। उसमें लोक देवता के जीवन वृत्तांत को, लेकिन अब यहाँ तो कोरोना कोई लोक देवता नहीं है, कोरोना एक बीमारी है। और इस फड़ में क्या दिखाया गया है? कोरोना की जो बीमारी है उसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ऐसी फड़ है कोरोना की फड़। और राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ यही है। राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ कोरोना की फड़ है। और इस फड़ को बनाया किसने है?
मई 2020 में ये फड़ बनाई है शाहपुरा भीलवाड़ा के कल्याण मल जोशी साहब ने इस फड़ को बनाया है। कल्याण मल जोशी जो कि पुत्र हैं, कल्याण मल जोशी श्रीलाल जोशी साहब के पुत्र हैं और श्रीलाल जोशी साहब राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चितेरे थे। अब कल्याण मल जोशी ने कोरोना की फड़ बनाई है। एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने ये फड़ बनाई है और उनका नाम है अभिषेक जोशी। अभिषेक जोशी ने भी कोरोना पर फड़ बनाई है, लेकिन चर्चित है कल्याण मल जोशी क्योंकि बड़े फेमस कलाकार हैं जोशी परिवार के। तो ये कोरोना की फड़ राजस्थान की सबसे लेटेस्ट फड़ बनाई गई है जिसमें कोरोना महामारी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। चलिए अगले एक व्यक्ति पर चर्चा करते हैं और ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल बने हैं जिसके कारण कलराज मिश्र सुर्खियों में हैं। कलराज मिश्र राजस्थान में कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? ये राजस्थान के 21वें नंबर के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र का राज्यपाल की दृष्टि से नंबर है 21। और इससे पहले राज्यपाल कौन थे? इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इससे पहले राज्यपाल थे इनसे पहले कल्याण सिंह। कल्याण सिंह हमारे राजस्थान के 20वें नंबर के राज्यपाल थे और 21वें नंबर के राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे और अब राज्यपाल हैं जिनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र को किस उपनाम के से जाना जाता है? इनका एक उपनाम है और उस उपनाम का नाम है कॉमन मैन। ये कॉमन मैन के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, एक आम आदमी के नाम से जाने जाते हैं। अतः राजस्थान के राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल हैं जिनका नाम कलराज मिश्र है जो 21वें नंबर के राज्यपाल हैं। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मेरा मन कहता है कि राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा और यह प्रश्न है राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। आपका टॉपिक है राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य। तो हमारे राजस्थान से राज्यसभा से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? और कुल सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से जिनकी संख्या है 10 सदस्य। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं 10 और इन 10 में से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कितने सदस्य हैं और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में बीजेपी के सदस्यों की संख्या है 7 और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है 3। दोनों का टोटल हो जाता है 10 में से 7 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। अब ध्यान दीजिएगा 19 जून 2020 को हमारे राजस्थान में 3 सदस्यों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए और 3 सदस्य जो निर्वाचित हुए उनके नाम हैं, एक का नाम है के.सी. वेणुगोपाल और एक का नाम है नीरज डांगी और एक का नाम है राजेंद्र गहलोत।
एक का नाम है राजेंद्र गहलोत। केसी वेणुगोपाल किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। नीरज डांगी भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और राजेंद्र गहलोत किस पार्टी से संबंधित हैं? बीजेपी से संबंधित हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, अतः इनका कार्यकाल रहने वाला है 2020 से 2026 तक। ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहने वाले हैं। राजस्थान से ये राज्यसभा के सदस्य रहेंगे 2020 से 26 तक 3 सदस्य। अब थोड़ा 10 के 10 सदस्यों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो अब ध्यान दीजिएगा। 2018 से 2024 तक कितने सदस्य? 3 सदस्य। और वो 3 सदस्य कौन कौन? एक का नाम है किरोड़ी लाल मीणा, एक का नाम है किरोड़ी लाल मीणा, एक का नाम है भूपेंद्र यादव, एक का नाम है भूपेंद्र यादव, और एक का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मनमोहन सिंह वाला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किरोड़ी लाल मीणा साहब बीजेपी से रिलेटेड हैं, भूपेंद्र यादव साहब बीजेपी से रिलेटेड हैं, और मनमोहन सिंह जी तो आप जानते ही हैं पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और 2018 से 24 तक ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहने वाले हैं। अब बड़ी समझने की बात है, जब 2018 में चुनाव हुए थे तो एक किरोड़ी लाल मीणा साहब, भूपेंद्र यादव साहब और एक व्यक्ति थे मदन लाल सैनी। मदन लाल सैनी निर्वाचित हुए थे और मदन लाल सैनी साहब वो बीजेपी से संबंधित थे, लेकिन मदन लाल सैनी का निधन हो गया। और मदन लाल सैनी का जब निधन हो गया तो एक पद रिक्त हो गया। तो फिर क्या हुआ कि अगस्त 2019 में मनमोहन सिंह राजस्थान से निर्विरोध सदस्य चुने गए, निर्विरोध सदस्य बने। अतः मदन लाल सैनी जी के निधन के पश्चात मनमोहन सिंह राजस्थान से अगस्त 2019 में निर्विरोध सदस्य चुने गए। इसके कारण राजस्थान से ये सदस्य बन गए हैं। तो ये बात बड़ी ध्यान समझने की है कि क्यों मनमोहन सिंह जी राजस्थान से निर्विरोध चुने गए, क्योंकि एक पद निधन हो गया, एक पद रिक्त हो गया था निधन होने के कारण मदन लाल सैनी साहब का। अब आपके सामने 4 सदस्य बच गए और इन 4 सदस्यों का 2016 से 2022 तक ये 4 सदस्य रहने वाले हैं। 4 व्यक्ति हैं और वो 4 व्यक्ति कौन है? एक नाम है ओम प्रकाश माथुर, एक है ओम प्रकाश माथुर, एक है हर्षवर्धन सिंह, एक है हर्षवर्धन सिंह, और एक है जिनका नाम है राम कुमार वर्मा, एक है राम कुमार वर्मा, और चौथे व्यक्ति हैं के जे अल्फोंस, एक है के जे अल्फोंस। ओम प्रकाश माथुर साहब बीजेपी से, हर्षवर्धन सिंह साहब बीजेपी से, राम कुमार वर्मा जी बीजेपी से और के जे अल्फोंस भी बीजेपी से। चारों सदस्य बीजेपी से। जब वेंकैया नायडू जब भारत के उपराष्ट्रपति बने, जब चुनाव हुए थे तो वेंकैया नायडू राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा में चले गए अध्यक्ष के रूप में, तो वहां से एक पद खाली हुआ और उनकी जगह के जे अल्फोंस राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो ध्यान रखना, वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति बनने के कारण राजस्थान से राज्यसभा का एक पद रिक्त हुआ और उनकी जगह आ गए के जे अल्फोंस। तो ये
16 से 2020 तक, हमारे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य 2022 तक, 16 से 6 जोड़ेंगे तो 22 बनेगा। 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है। तो आइए एक बार आज जो आपने पढ़ा उस पर एक नजर डालते हैं कि आज आपने राजस्थान करंट में क्या चर्चा की है। आज आप पढ़ रहे थे राजस्थान करंट जीके भाग 2। सबसे पहले सुंदर गुर्जर के बारे में पढ़ा। करौली के रहने वाले हैं, पैरा एथलीट हैं, विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है और उसकी कौन सी स्पर्धा से, F46 स्पर्धा के प्लेयर हैं। फिर आपने पढ़ा कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2018 में 68.42 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये भारत के पहले विकलांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और वो 3 स्वर्ण पदक जीते, एक जेवलिन थ्रो, एक डिस्कस थ्रो और एक शॉट पुट में। एक साथ 3 स्वर्ण पदक जीते, 3 गोल्ड मेडल। ऐसा करने वाले ये हमारे राजस्थान के ही नहीं, इंडिया के पहले प्लेयर हैं, विकलांग प्लेयर हैं। फिर रूमा देवी के बारे में पढ़ा। बाड़मेर की रहने वाली है, प्रसिद्ध हस्तशिल्पी हैं। एनजीओ का नाम ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्षा हैं। 20,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने 20,000 से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में योगदान दिया है। इन्हें 8 मार्च 2019 को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें 7 जनवरी 2020 को सामाजिक कार्यों हेतु जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इन्हें 16 फरवरी 2020 को इन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया और 8 मार्च 2020 को इन्हें राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपने पढ़ा कोरोना की फड़, जो राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ है। मई 2020 में शाहपुरा भीलवाड़ा के कल्याणमल जोशी व अभिषेक जोशी दोनों ने एक ही फड़ नहीं बनाई है, अलग अलग फड़ बनाई है। अभिषेक जोशी साहब ने अलग बनाई है, कल्याणमल जी ने अलग फड़ बनाई है। और इसमें फड़ जो कोरोना की बीमारी है, महामारी है, उसको चित्रों के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया है। फिर आपने पढ़ा कलराज मिश्र, जो 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के 21वें राज्यपाल बने हैं, जिन्होंने कल्याण सिंह जी का स्थान ग्रहण किया है। पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे और कलराज मिश्र को कॉमन मैन उपनाम से जाना जाता है। फिर आपने पढ़ा राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। कुल सदस्य हैं 10, बीजेपी के 7 और कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। 19 जून 2020 को 3 सदस्य नए बने। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के, नीरज डांगी कांग्रेस के, राजेंद्र गहलोत भाजपा के और इन तीनों का कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहने वाला है। उसके बाद 2018 से 2024 तक 3 व्यक्ति रहने वाले हैं। किरोड़ी लाल मीणा साहब बीजेपी से, भूपेंद्र यादव बीजेपी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री साहब कांग्रेस के, जो अगस्त 2019 में निर्विरोध सदस्य बने हैं राजस्थान से मदन लाल सैनी के निधन के पश्चात। फिर आपने पढ़ा 2016 से 22 तक 4 व्यक्ति राजस्थान से सदस्य रहने वाले हैं। ओम प्रकाश माथुर बीजेपी से, हर्षवर्धन सिंह बीजेपी से, राम कुमार वर्मा बीजेपी से, तो केजे अल्फोंस बीजेपी से, जो कि वेंकैया नायडू के स्थान पर राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। 4 बीजेपी के ये रहे, 5, 6 और 1 बीजेपी के, 7 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के ये रहे और 1 कांग्रेस के ये रहे, तो 7 + 3 = 10 सदस्य रहने वाले हैं। तो आपने राजस्थान करंट जीके का भाग 2 पढ़ा। अब हम इसके अगले लेक्चर में इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।